आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। सर साबित आवाज आ रही है मेरी? जी सर। स्लाइड शो हो रही है? जी सर। कितनी स्ट्रेंथ है क्लास की? 13 स्टूडेंट्स। ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। द सब्जेक्ट बेटा जो हम इस सेमेस्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास बेटा आप लोग एक तो अपने जो माइक है इसको म्यूट कर दें, जितने भी लोगों के माइक ऑन है। ये फातिमा सईद है बेटा, आप अपना माइक ऑफ करें। जी सर। सेकंड, मैं अभी आपके सामने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, जो भी चीज़ आपने डिस्कस करनी होगी, आप साथ साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी है तो आप वो चीज़ भी पूछ सकते हैं मेरे से। कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकते हैं साथ साथ। अब आपको ये स्लाइड्स क्लियर नजर आ रही है बेटा? तो चेक कर ले, अगर कहते हैं तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी, क्या बोल रहे हैं? सर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। फैसल बेटा आप भी अपना माइक ऑफ करें। फैसल अली कौन है, इनको अपना माइक बेटा ऑफ करें आप। फैसल माइक ऑफ कर यार। हेलो उस्मान आप भी बेटा अपना माइक ऑफ करें। हफ्सा बेटा आप भी करें अपना, ये जो है अपने माइक बेटा म्यूट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना फिर यहाँ से मैं म्यूट कर देता हूँ। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जिसका नाम कॉल करूंगा बेटा वो मुझे इसका आंसर देगा, जो भी मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न? जी पहले ये बताएं रिटर्न क्या होता है, देन वी विल डिस्कस द रिस्क मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज रिटर्न? जी हफ्सा बेटा।
Yes, sir. Return is the extra amount received on principal amount. थोड़ा सा लाउडली बोलना, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव्ड ऑन योर प्रिंसिपल अमाउंट, जो आप अपने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव करते हो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर, दैट इज कॉल्ड Yes, रिटर्न. sir. ओके, Return. एंड व्हाट इज रिस्क? जी उस्मान. Uh, Sir, risk is the basically uncertainty of anything in the business. ओके, Like it can be any threat. बिल्कुल सही बोला. अनसर्टेनिटी इन रिटर्न्स कह लें या अनसर्टेनिटी इन बिजनेस कह लें बेटा, दैट इज कॉल्ड रिस्क. तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो बेसिकली जो रिस्क होता है ये क्या होती है? अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं. जितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी होगी आपका रिस्क उतना ही ज्यादा होगा. इसी तरह जब हम लोग इसको, ये आपके सामने एक स्टोरी नजर आ रही है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट की. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने इस पर डिस्कस किया था. इट्स एन एलिफेंट स्टोरी. इसमें क्या था? रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली हम किस तरह से करते हैं, ये स्टोरी बेसिकली है क्या? एक एक्सपेरिमेंट किया गया. एक डार्क रूम के अंदर एक एलिफेंट जो है उसको बंद किया गया और मुख्तलिफ लोगों को वहां पे सेंड किया गया और उनसे कहा गया कि आपने सिर्फ टच करके बताना है कि व्हाट इज दिस थिंग. ओके, तो मुख्तलिफ लोगों की आंखों पे पट्टी भी बांधी गई, हालांकि कमरा भी काफी अंधेरा था. जिसमें आप ये देखें जैसे एक पर्सन है वो अंदर दाखिल हुआ, उसने हाथी को ऊपर किया तो उसने बोला इट्स अ फैन. उसने यहाँ पे चेक किया, इसने कहा इट्स अ वॉल. हाथी के पीठ को चेक किया, इसने इसकी हाथी की दुम को टच किया, इसने कहा इट्स लुक लाइक अ रोप, इट्स लुक लाइक अ ट्री. तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ व्यूज दिए. बेसिकली स्टोरी का लबे लुबाब ये था कि जो रिस्क मैनेजमेंट होती है ये हर एक की नजर में मुख्तलिफ होती है. आपने रिस्क को किसी एक एंगल से मैनेज नहीं करना. यू हैव टू मैनेज द रिस्क ओवरऑल. अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 4 मेजर टाइप्स ऑफ रिस्क होती हैं. जो बेसिकली मेजर 4 तरह का रिस्क आप फेस करते हैं. उसमें आपका मार्केट रिस्क था, उसमें आपका क्रेडिट रिस्क था, उसमें आपका लिक्विडिटी रिस्क था और ऑपरेशनल रिस्क था. तो सिर्फ किसी एक रिस्क को आपने मैनेज नहीं करना. आपने क्या करना है? आपने कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज 4 रिस्क करने हैं. अगर आप इन चारों रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करेंगे तो इट मीन दैट यू आर मैनेजिंग योर रिस्क प्रॉपर्ली. सो दैट्स व्हाई दिस स्टोरीज लुक लाइक दैट कि आपने किसी एक चीज को फोकस नहीं करना, सभी के व्यूज लेके उन व्यूज के मुताबिक जो है फिर आपने इसके क्या करना है, इसको मैनेज करना है. ओके, अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो बेसिकली जो रिस्क मैनेजमेंट होता है, अगर आप देखें तो इसको हम 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड करते हैं. और वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं? The first stage is how much risk you want to hold, you want to take. सबसे पहले आपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ये देखना है कि आप मैक्सिमम जो है वो कितना रिस्क ले सकते हैं, कितना रिस्क आपने होल्ड करना है, आपके अंदर कितना रिस्क लेने की कैपेसिटी है. दिस इज स्टेज नंबर 1 रिस्क मैनेजमेंट के अंदर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आपके अंदर कैपेसिटी रिस्क लेने की ना होने के बराबर है लेकिन आप रिस्क बहुत ज्यादा ले लेते हो, तो इट मीन दैट यू आर नॉट मैनेजिंग योर रिस्क प्रॉपर्ली. सेकेंड स्टेज ये थी कि whether you have enough capital to sustain that risk. क्या उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास इतना सरमाया या इतना कैपिटल है कि आप सरवाइव कर सकें. जिसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी. फॉर एग्जांपल कि अगर आप एक प्रोजेक्ट शुरू करते हो, 1 मिलियन उसकी वर्थ है, तो क्या आपके पास 1 मिलियन रुपीस तक का कैपिटल अवेलेबल है या नहीं है. ये ना हो कि आपके पास 1 मिलियन रुपीस का कैपिटल तो अवेलेबल है लेकिन आपने रिस्क ले लिया 40 मिलियन का, 50 मिलियन का, 60 मिलियन का, और अगर खुदा ना खास्ता वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाता है तो देन आप सरवाइव कैसे करेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला, कितना रिस्क आपने लेना है. थर्ड, आपके पास उस रिस्क को सस्टेन करने के लिए कैपिटल कितना है. एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि आपने जो रिस्क लेना है वेदर इट इज वर्थ होल्डिंग पोर्टफोलियो, के जो आपने प्रोजेक्ट शुरू किया है. फॉर एग्जांपल मैंने कोई 2-3 जगहों पे पैसा लगाया, तो वो जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है वो पोर्टफोलियो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है. अगर तो वो पोर्टफोलियो सूटेबल है तो इट्स अ गुड थिंग. अगर आपको लगता है कि ये पोर्टफोलियो में फलां चीजें कमजोर हैं तो बेटा उसको अपडेट करें साथ साथ. पोर्टफोलियो का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था. पोर्टफोलियो मीन कि इन्वेस्टिंग इन मोर देन one company, sir. one project. इन्वेस्टिंग इन मोर देन वन सिक्योरिटी. Yeah. रिकॉर्डिंग का बेटा क्या पूछ रहे हैं आप लोग? रिकॉर्डिंग हो रही है मेरे पास तो.
ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है मेरे पास, आपको इसका जो लिंक है वो शेयर कर दूंगा मैं। ओके सर। आप उसकी टेंशन ना लें, आपको इसका लिंक शेयर हो जाएगा। ओके, तो पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि किसी एक से ज्यादा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाना। जितना बेटा आपका पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई होगा, उतना ही कम रिस्क आपको फेस करना पड़ेगा। 3 चीजें होंगी बेटा। पहला, आप कितना मैक्सिमम रिस्क ले सकते हैं। 2, सेकंड, नंबर 1 2 पे आपने देखना है कि उस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपके पास इतना कैपिटल है कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और थर्ड वन, कि जो आपने पोर्टफोलियो बनाया है इट इज अ वर्थ वाइल और नॉट, मीन दैट उसकी कोई वैल्यू है भी कि नहीं, कि वो आपको कुछ कमा के देगा भी या नहीं देगा। किसी एक पोर्टफोलियो पे रिस्ट्रिक्ट मत हो जाएं कि फॉर एग्जांपल मैंने जो डिसीजन लिया वो बिल्कुल ठीक है। इट्स नॉट अ गुड थिंग। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि आपका पोर्टफोलियो ठीक नहीं है तो यू हैव टू अपडेट दैट पोर्टफोलियो, आपको अपडेट करना चाहिए उस पोर्टफोलियो को। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसके बाद मैं जो चीजें हमने ये चीजें पहले डिस्कस कर भी चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम लोग पहले क्या डिस्कस कर चुके हैं। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था रिस्क वर्सेस रिटर्न, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ चुका हूं कि व्हाट डज मीन बाय रिस्क एंड व्हाट डज मीन बाय रिटर्न। जितना रिस्क बेटा ज्यादा होगा, आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी उतने ही ज्यादा होंगे, और जितना रिस्क आपका कम होगा उसके रिटर्न के चांसेस भी कम होंगे। तो रिस्क रिटर्न के लिए अब मैं डेफिनेटली यहाँ पे मेरे पास वो तो नहीं कि मैं आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व नहीं करूंगा। हमने रिस्क रिटर्न के लिए 2 मेथड्स पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। एक था हमारा विद प्रोबेबिलिटी और एक था विदाउट प्रोबेबिलिटी मेथड। तो यू हैव टू ओपन योर नोट्स, आप अपने नोट्स के साथ साथ ओपन रखें, अपने पास रजिस्टर भी रखें और पेंसिल भी रखें। कोई चीज जो मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि आप मुझे इसका आंसर निकाल के दें तो आपने मुझे फौरन उसका आंसर देना हो। कैलकुलेटर्स भी अपने पास रखेंगे। यू नो दैट के बीच में हमारे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। विदाउट प्रोबेबिलिटी एंड विद प्रोबेबिलिटी, अगर तो उसने डाटा के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी का कॉलम दिया है तो फिर आप विद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के रिस्क को रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। और जिस तरह लाइक की अगर एग्जांपल देखें तो उसमें उसने आपको रिटर्न्स दिए हैं और साथ में प्रोबेबिलिटी दी है, तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा? विद प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लगेगा। और विद प्रोबेबिलिटी वाला जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को दिया, वो आगे यहाँ पे फर्दर उसने डिस्कस भी किया होगा। ये देखिए आपके पास रिटर्न का फॉर्मूला है और रिस्क का फॉर्मूला, लेकिन खैर ये तो उसने पोर्टफोलियो का दिया हुआ है, तो मैंने आपको क्लास के अंदर लिखवाए थे फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूलाज आपने ध्यान में रखने हैं, विद प्रोबेबिलिटी और विदाउट प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टैंड बेटा? अगर उनमें कोई प्रॉब्लम है यू जस्ट आस्क एनी क्वेश्चन, अभी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने उन विद प्रोबेबिलिटी और विदाउट प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूला से कुछ पूछना है तो पूछ लें। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, वो लिखे हुए हैं नोट्स पे। लिखे हुए हैं, क्लियर है? ओके यस सर। जी। इसके बाद हमने डिस्कस किया था पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो मैंने आपको 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो रिस्क और 2 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो रिटर्न करवाया था। रिटर्न का फॉर्मूला होता है W1 μ1 प्लस W2 μ2। दिस इज द फॉर्मूला बेसिकली, ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये जो चीज है, दिस इज योर रिटर्न फॉर्मूला ऑफ अ पोर्टफोलियो, 2 पोर्टफोलियो। और दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रिस्क ऑफ 2 पोर्टफोलियो, यानी 2 सिक्योरिटीज पोर्टफोलियो, जिसमें W1 का स्क्वायर स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 प्लस 2 W1 W2 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मल्टीप्लाई बाय कोरिलेशन 1 2। यहाँ पे कोरिलेशन 1 2 मिसिंग है, तो इट मीन दैट कि यहाँ पे कोरिलेशन 1 होगा, लेकिन आपने यहाँ सर ये 2 के साथ P लिखा हुआ है, कोरिलेशन को आपने सर P1 2 के साथ शो कराया था। ये लिखा हुआ जी। शुरू में लिखा, मैंने गौर नहीं किया, तो इसका मतलब कोरिलेशन उसने लिखा हुआ है। कोरिलेशन और क्या होता है कोरिलेशन जी बेटा? जी, व्हाट इज कोरिलेशन? व्हाट डज मीन बाय कोरिलेशन? सर इंटेंसिटी ऑफ चेंज। को कहते हैं। और जी अफ्सा बेटा? यस सर, मैं भी यही कह रही हूँ, कोरिलेशन इज द इंटेंसिटी। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है बेटा, थोड़ा लाउडली बोले। सर एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आना। ओके जी अफ्सा बेटा आप बोले। सर मैं भी यही कह रही हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ चेंज को कहते हैं। आप अपना माइक बेटा ठीक करें, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही।
फैसल बेटा जी सर। ठीक, क्या होता है कोरिलेशन? सर ये मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इंटेंसिटी ऑफ चेंज है, और इसमें प्लस और माइनस के मतलब देखते हुए हम देखते हैं कि अगर माइनस में जितना ही ज्यादा होगा हमारा जो रिस्क है वो उतना ही कम होगा। देखिए मैंने दो चीजें आपको बताई थी, वन थिंग इज कोरिलेशन एंड सेकंड इज कोवेरियंस। क्या फर्क है दोनों में? तो कोवेरियंस मूवमेंट ऑफ सिक्योरिटीज को डिफाइन करता है बिल्कुल सही है। और कोरिलेशन इंटेंसिटी ऑफ चेंज को। इंटेंसिटी यानी कि ऑफ रिलेशनशिप कोवेरियंस कह हमें लें, हाँ इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप कह लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिलेशनशिप को शो करता है। बेसिकली जो कोवेरियंस होता है ये शो करता है को मूवमेंट को, कि आपके सिक्योरिटीज की मूवमेंट किस डायरेक्शन में है, कि whether they are moving towards positive side or whether they are moving towards negative side। ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, लेकिन उनके दरमियान इंटेंसिटी कितनी है, कितनी शिद्दत के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, कितनी शिद्दत के साथ ये नेगेटिवली कोरिलेटेड है, उसके लिए बेटा फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे कोरिलेशन, कोरिलेशन, इनके दरमियान कितना कोरिलेशन है। एंड इट्स आंसर इज +1 एंड -1 के दरमियान होता है। अगर ये +1 की साइड पे ज्यादा आंसर है, लाइक मैं कहता हूँ 0.6 +0.6, इसका मतलब है पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। जितना ये 1 के करीब होगा उतना ही ज्यादा पॉजिटिवली कोरिलेटेड होंगे। पॉजिटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि अगर एक सिक्योरिटी प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी भी प्रॉफिट दे रही है। अगर नेगेटिवली कोरिलेटेड का मतलब है कि एक प्रॉफिट दे रही है तो दूसरी नुकसान दे रही है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि एक ही तरह की सिक्योरिटीज या एक ही तरह की इंडस्ट्री में पैसा नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी मैंने पेप्सी में पैसा लगा दिया, कोक में लगा दिया, नेस्ले लगा दिया, पोर्टफोलियो तो बन गया, बट दिस पोर्टफोलियो लुक लाइक अ सेम इंडस्ट्री पोर्टफोलियो। तो कोशिश करें कि आप मुख्तलिफ इंडस्ट्री से जो है वो सिक्योरिटीज उठाएं। फॉर एग्जाम्पल फूड एंड बेवरेजेस से उठा लें, बैंक से उठा लें कोई सिक्योरिटी आप किसी और इंडस्ट्री से उठा लें। जितना आप डाइवर्सिफाई करेंगे आपका जो रिस्क है उतना ही ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा। तो ये आपको बताएगा पोर्टफोलियो रिस्क एंड पोर्टफोलियो रिटर्न। तो बेटा जितना आपका पोर्टफोलियो लेस रिस्की होगा, डेफिनेटली बेटा उतना ही ज्यादा आपको वो बेनिफिट देगा। अंडरस्टैंड बेटा रिस्क रिटर्न? यस Yes, sir. ओके, एनी कंफ्यूजन, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। कोई मसला नहीं बेटा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं इजीली। ये मैंने बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया ताकि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो जाएं। उसके बाद फिर हम जो मैंने आपको कुछ असाइनमेंट्स दी थी, असाइनमेंट्स के जो क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपके सामने ओपन करूंगा। वो असाइनमेंट्स हम यहाँ सॉल्व भी करेंगे, इधर मैं आपको ऑनलाइन सॉल्व भी करके दूंगा। तो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आई थी एक्सरसाइज के अंदर, वो एक्सरसाइजेस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, देन वी डिस्कस two categories of risk, systematic risk and अनसिस्टमैटिक रिस्क। रिस्क को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिस्टमैटिक रिस्क होता है और एक अनसिस्टमैटिक या नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होता है। जी फातिमा बेटा, क्या होता है दोनों में फर्क? मेरे पास फातिमा सईद शो हो रही है बेटा। which is faced by external environment। जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ से फेस किया रहता है। और जी आवाज नहीं आ रही बेटा मुझे आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो फहीम जी बेटा, क्या फर्क होता है सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क में? अफजा आपको मेरी आवाज मैं जिनका नेम कॉल करता हूँ बेटा मुझे आंसर दिया करें, आपको जिसका जैसा भी आंसर आता है। अदरवाइज आई फील दैट कि आप लोग फिर बैठे नहीं हुए, जस्ट आप कनेक्ट करके चले गए। सर मैंने आंसर कर रही हूँ लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही। नो आंसर? सर मेरी आवाज नहीं आ रही, मैंने आंसर आवाज ही नहीं बेटा आ रही है आपकी। अपना माइक ठीक करें। सर मैंने किया है, मेरी तरफ से तो वॉल्यूम माइक ठीक है। हैंड फ्री यूज कर रहे हो बेटा आप? जी सर। आप हैंड फ्री यूज कर रहे हो? जी जी सर मैं हैंड फ्री यूज कर रही हूँ। जी उस्मान बेटा आप बताएं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क? तो सिस्टमैटिक रिस्क होता है एक कंपनी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो भी आ रहा हो उसके मुताबिक फेस करना पड़ता है। इसमें हमारा जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्सेस वगैरह ये हमें पता है, ये लगने ही लगने हैं, ये हमारे लिए सिस्टमैटिक है। ओके, ये अनकंट्रोलेबल होता है सर। और अनसिस्टमैटिक है रिस्क जो कंपनी को इंटरनली फेस करना पड़ता है। ये कंट्रोलेबल है लेकिन इंटरनली फेस करना पड़ता है। ये एम्प्लॉयज की स्ट्राइक हो गई या प्लानिंग वगैरह में जो भी हम बिल्कुल सही बेटा।
सही बोला आपने। सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क होता है बेटा जो आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से फेस करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मीन कि आप ने गवर्नमेंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गई, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा, आप इसको कुछ कर नहीं सकते। जबकि अनसिस्टमैटिक रिस्क ऐसा रिस्क होता है जो कंपनी का इंटरनल रिस्क होता है, जिसको आप कंपनी उसको डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे देखें तो सिस्टमैटिक रिस्क लिखा हुआ है नॉन डाइवर्सिफाइबल, और अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, कंपनी इसको कंट्रोल कर सकती है, कंपनी इसको मैनेज कर सकती है। ओके, इसके बाद मैंने आपको कैपएम मॉडल पढ़ाया था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, अगर आपको याद हो। तो कैपएम मॉडल बेसिकली क्या था? कैपएम मॉडल यही था कि जो शो करता है रिस्क रिटर्न का रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज द कैपएम मॉडल, ये आपके सामने कैपएम मॉडल लिखा भी हुआ है, ये आपको शो भी हो रहा है। तो इसमें ये क्या शो करता है? द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक रिस्क एंड रिटर्न। हायर द सिस्टमैटिक रिस्क, हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द सिस्टमैटिक रिस्क, लोअर विल बी द रिटर्न। इसमें फिर मैंने आपको सिंगल फैक्टर कैपएम मॉडल बताया था, फिर हमने 3 फैक्टर कैपएम मॉडल भी मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर हमने 2 फैक्टर्स और ऐड किए जिसमें साइज और वैल्यू आ जाता है। फिर हमने 4 फैक्टर मॉडल पढ़ा, 5 फैक्टर मॉडल पढ़ा, मैंने आपको मुख्तलिफ मॉडल्स पढ़ाए थे। बेसिकली ये जो मॉडल आपके सामने लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड सिंगल फैक्टर। सिंगल फैक्टर ये कहता है कि जितना सिस्टम, सिर्फ ओनली सिस्टमैटिक रिस्क को ये डील करता है कि जितना सिस्टमैटिक रिस्क किसी जगह पे ज्यादा होगा, उस जगह पे आपको रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। तो ये मॉडल ये कहता है कि किसी भी जगह पे जाने से पहले आपको उस कंट्री का सिस्टमैटिक रिस्क चेक कर लेना चाहिए। जबकि इसके बाद के आने वाले मॉडल्स कहते हैं कि सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क नहीं चेक करना चाहिए, उसकी वैल्यू, उसका साइज, उसका मोमेंटम, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, बहुत से फैक्टर्स हैं, जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन ऑफ दैट कंट्री, हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। आपको जाने से पहले वो सारे के सारे फैक्टर्स क्या करने चाहिए? चेक कर लेने चाहिए। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर कैपिटल मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ओके, अब इसमें अब अल्फा क्या था? इस कैपएम मॉडल के अंदर मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था अल्फा का, जिसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे एक्सरसाइज के अंदर, हम वो भी डिस्कस करेंगे कि वो मॉडल वो क्या थे। अगर आप यहाँ पे देखिए बेटा, तो अल्फा क्या होगा? द एक्स्ट्रा रिटर्न यू विल रिसीव। अगर मैं इसको आसान अल्फाज में बोलूं, फॉर एग्जांपल आप एक सिक्योरिटी खरीदते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सिक्योरिटी आपको 9% प्रॉफिट देगी, लेकिन जब आपने सिक्योरिटी को सेल आउट किया तो वो 13% प्रॉफिट देगी। यानी आप सोच रहे थे 9 रुपए प्रॉफिट होगा, उसने आपको 13 रुपए प्रॉफिट दे दिया। अब अगर आप 13 में से 9 माइनस करेंगे तो वो जो 4 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले हैं, दैट एक्स्ट्रा इज कॉल्ड अल्फा, आसान अल्फाज के अंदर समझने के लिए। तो वो एक्स्ट्रा रिटर्न जो आप बेटा जनरेट करते हैं अपने एक्सपेक्टेड रिटर्न से, दैट इज कॉल्ड अल्फा। अगर आप चेक करें तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज ईआरपी, दिस इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। अल्फा क्या होगा? इस एक्सपेक्टेड रिटर्न में से बाकी सारे का सारा आप माइनस कर दें, ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे बचेगी, दैट इज कॉल्ड योर अल्फा। तो आप इसको प्रीमियम भी कह सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा आप कमा रहे हो, दैट इज कॉल्ड योर अल्फा। अंडरस्टैंड? यस सर। जी, एनीवन एनी क्वेश्चन? यहाँ तक प्रॉब्लम बेटा? जी फातिमा बेटा, आपका माइक, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही, एक दफा आप जरा बोलें, ठीक है? सर मेरी आवाज नहीं आ रही है। अब आइए, अब आइए, आप बिल्कुल ठीक आइए बेटा। ठीक है सर। सर मैं पहले भी बोल रही थी, जब आपने क्वेश्चन किया मैंने आंसर कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं आ रही थी। नहीं, आप बिल्कुल सही आ रही है। पहले बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही थी। इसी तरह बेटा आपकी जो हफ्सा जावेद है बेटा, आपकी आवाज भी बहुत स्लो आ रही है, आप भी अपने माइक को चेक करें। उस्मान की आवाज बिल्कुल ठीक आई है। जी फहीम बेटा, आप क्लियर है? फहीम, इट मीन्स कि आप यहाँ नहीं बैठे हुए। अदील अहमद, जी सर। फैसल अली, जी सर। और ये वाहिद अता है। कुछ हमारे शहजादे ऐसे भी हैं जो मेरे ख्याल सिर्फ ऑनलाइन आके उसके बाद वो जा चुके हैं। कोई बात नहीं। जी बेटा, यहाँ तक क्वेश्चन? एनी कंफ्यूजन? हाँ सर। ओके सब ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। बेसिकली आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या था? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी बेटा ये है कि
जिस तरह हमने अभी बोला कि कैपलन मॉडल ये कहता है कि देयर इज ओनली वन फैक्टर दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क व्हिच इफेक्ट द रिटर्न। इस सिर्फ एक फैक्टर है जिसे हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं जो आपके रिटर्न को इफेक्ट करता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, जबकि आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी ये कहती है कि किसी एक फैक्टर के ऊपर आपके रिटर्न इफेक्ट नहीं होते बल्कि आपके जो रिटर्न्स हैं वो मल्टीपल फैक्टर्स के साथ इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कंपनी का साइज भी देखना चाहिए जहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी देखनी चाहिए, उस कंट्री के अंदर जीडीपी देखनी चाहिए, इन्फ्लेशन भी देखनी चाहिए। तो अगर आप आसान अल्फाज में इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बेटा ये बनेगी कि return is not depend on single factor, it depends on multiple factors. That is known as arbitrage pricing theory. Okay. इसके बाद ये कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने डिस्कस किए हैं और हम डिस्कस कर भी लें, इसको थोड़ा सा रिवाइज भी कर रहे हैं। बैंकरप्टेसी कॉस्ट क्या होती है बेटा? बैंकरप्ट होना, जब आप कोई लोन वगैरह लेते हैं किसी बैंक से और आप उसको पे बैक नहीं कर पाते तो दैट थिंग इज नोन एज बैंकरप्ट कॉस्ट या बैंकरप्टेसी कॉस्ट भी इसको हम बोलते हैं। जब आप बैंकरप्ट होते हैं बेटा किसी भी जगह पे तो उसमें आपको मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम्स आती हैं और वो प्रॉब्लम्स जो है वो कहलाती हैं आपकी बैंकरप्टेसी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल नंबर 1, लॉस्ट सेल, आपकी सेल्स खत्म हो जाती है। डेफिनेटली आपका बिजनेस जब फ्लॉप की तरफ चला जाता है, बैंकरप्ट की तरफ चला जाता है तो आपकी जो सेल है वो दिन ब दिन क्या होती है, डिक्रीज करते जाती है। आपके जो की एम्प्लॉइज हैं वो जॉब छोड़ के चला जाते हैं। डेफिनेटली अगर आप बैंकरप्ट होंगे तो जो अच्छे आपके एम्प्लॉइज हैं वो एम्प्लॉइज आपके साथ छोड़ के चले जाएंगे। देन लीगल एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, डेफिनेटली बेटा आपको अकाउंटिंग कॉस्ट फेस करनी पड़ेगी और उसकी वजह ये होगी कि जब आप पे बैक नहीं कर पाएंगे तो लोग आपको फिर कोर्ट्स में लेके जाएंगे। जब कोर्ट में जाएंगे तो डेफिनेटली बेटा फिर आपको उसकी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पे करनी पड़ेगी। ओके, दो बेटा एनी क्वेश्चन, एनीवन? एनी क्वेश्चन बेटा? नो सर, जाने दें। क्लियर? ठीक है सब। जी सर। जी सर। ओके, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अप्रोचेस टू बैंक रिस्क मैनेजमेंट। दो किस्म की बेटा मेन अप्रोचेस होती हैं, रिस्क एग्रीगेशन और रिस्क डीकंपोजिशन। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स के अंदर। वहां पे इन दोनों अप्रोचेस के मैं आपको अलग अलग से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके दूंगा और फिर वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि होता है। अभी सिर्फ फिलहाल कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। रिस्क एग्रीगेशन ये कहते हैं कि आपने सभी रिस्क को कंबाइन करके मैनेज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 रिस्क बोले थे, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। ओके, वन बाय वन। सबसे पहले क्रेडिट रिस्क। जी फैसल, क्रेडिट रिस्क क्या होता है बेटा? फैसल अली। सर जब हम पे बैक करने के लिए यहाँ जो हम unable to pay back your loan is credit risk. बिल्कुल सही बात है बेटा, आपने जो लोन पे नहीं कर पाते तो दैट रिस्क इज नोन एज क्रेडिट रिस्क। जी बेटा, सेकंड वन इज मार्केट रिस्क। जी वाहिदता, मार्केट रिस्क क्या होता है बेटा? जी अफजल बेटा आप बताएं, यस सर। मार्केट रिस्क क्या होता है? सर जब हमें मार्केट फोर्सेस की तरफ से रिस्क फेस करना पड़ जाता है, लाइक डिमांड में चेंज आ जाता है, सप्लाई या गवर्नमेंट रेगुलेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, तो तब इसको मार्केट रिस्क कहते हैं। सही, मार्केट फोर्सेस की वजह से जो आपको रिस्क फेस करना पड़ता है दैट इज नोन एज मार्केट रिस्क। इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी, गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते हैं बेटा वो भी आ जाएंगे इसके अंदर। इसके अंदर आपकी मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी की सारी जो फोर्सेस है ये आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद थर्ड हमने डिस्कस किया था लिक्विडिटी रिस्क। जी कलीम साहब, लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है? लिक्विडिटी सर
मुझे नहीं सर नहीं सर आवाज आ रही है मेरी? जी स्लो आ रही बेटा थोड़ी सी। सर लिक्विडिटी से रिलेटेड मुझे नहीं पता, इसका पता था मार्केट का और इसका क्रेडिट का, लिक्विडिटी का नहीं पता है। अच्छा जी सुनाया बेटा, आप बताएं। सर मुझे नहीं पता क्या लिक्विडिटी रिस्क का। नहीं पता? यस सर। लिक्विडिटी रिस्क बेटा होता है कि जब आप शॉर्ट ऑफ कैश हो जाए, सिंपल सी बात है, आपका जो बिजनेस है वो उसके पास फंड्स ना रहे कि उसने मतलब फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब क्राइसिस आया था, ये जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जीएफसी, इसमें क्या हुआ था कि बैंकों के पास पैसा खत्म हो गया था लोगों को देने के लिए। उन्होंने बहुत ज्यादा लोन दे दिए लेकिन उनके पास रिकवरी नहीं हुई। आसान अल्फाज के अंदर व्हेन यू शॉर्ट इन कैश, जब आपके पास कैश खत्म हो जाता है, आप पे नहीं कर पाते, आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं कि आप अपने लोन पे कर नहीं पाएंगे, तो दैट थिंग इज नोन एज लिक्विडिटी रिस्क एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। क्योंकि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो था उसमें सबसे बड़ा जो रिस्क था वो ये लिक्विडिटी रिस्क था। उसमें हुआ क्या था कि बैंकों ने बहुत ज्यादा लोन दे दिए थे और वो लोन उन्होंने किनको दिए थे? ऐसे कस्टमर्स को दिए थे जिनकी उन्होंने क्रेडिट वर्दीनेस चेक नहीं की थी। क्या बोलते हैं उस चीज को? हमने एक वर्ड यूज किया था इसके लिए। कौन से लोन दिए थे उन्होंने? सर क्रेडिट स्कोर चेक नहीं किया था। ओके, एक इसका नाम था, इसको बोलते हैं सब प्राइम लोन्स। उन्होंने सब प्राइम लोन्स बहुत ज्यादा दे दिए थे। सब प्राइम लोन्स यही होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं कि आप किसी कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस की क्रेडिट स्कोरिंग चेक नहीं करते, आप हर बंदे को एक ही तराजू में तोल के उनको लोन देते रहते हैं। बाद में पता चलता है कि इस बंदे के पास तो इतनी एबिलिटी नहीं थी कि ये पैसे वापस भी कर पाएगा, तो आपने क्या किया, आपने उनको लोन दे दिया, जिसकी वजह से आपको फिर उसका नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक हो गया? लास्ट वन इज जी ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क जी जुनैर, ये आता है? सर ऑपरेशन के लिए पैसा ना हो, मतलब ऑपरेशन डेली रूटीन के वर्क शुक्र है, मैंने कंपनी के पट्ठों पुट्ठों के ऑपरेशन या दिल के ऑपरेशन के लिए पैसे ना हो, ये ना नहीं नो सर। कुछ भी कह सकते हैं ना, हम ऑनलाइन बैठे हैं तो कौन सा किसी ने कुछ कहना है आपको? जी सर। तो बिजनेस, बिल्कुल सही बोला बेटा आपने। बिजनेस के जो डेली ऑपरेशंस होते हैं उसको चलाने के लिए अगर कोई रिस्क आपको फेस करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल कोई आपका टेक्नोलॉजिकल फॉल्ट आ गया, आपकी मशीनरी खराब हो गई, या आपके जो डे बाय डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस को चलाने के लिए अक्सर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो दोज रिस्क्स आर नोन एज ऑपरेशनल रिस्क। अच्छा, अब रिस्क एग्रीगेशन ये कहती है कि आपने इन चारों रिस्क्स को प्रॉपर्ली मैनेज करके चलना है, जबकि रिस्क डीकंपोजिशन ये कहती है कि वन बाय वन रिस्क को मैनेज करो, यानी पहले क्रेडिट रिस्क मैनेज करो, बाकी तीनों को छोड़ दो, या ऑपरेशनल को मैनेज कर लो, बाकी तीनों को इंपॉर्टेंस ना दो, या क्रेडिट को मैनेज कर लो, बाकी दोनों को छोड़ दो। मतलब ये क्या करती है, किसी एक रिस्क के ऊपर फोकस करती है, बाकी को इग्नोर कर देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बेटा चारों रिस्क इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क एग्रीगेशन इज मोर सुटेबल देन रिस्क डीकंपोजिशन, क्योंकि एग्रीगेशन के अंदर आपने चारों रिस्क को वेटेज देनी है, किसी भी रिस्क को आपने हल्का नहीं लेना। जबकि रिस्क डीकंपोजिशन क्या कहती है कि आप वन बाय वन रिस्क को मैनेज करें और उसके बाद फिर उसको मैनेज करने, यानी पहले क्रेडिट को मैनेज कर लो। हो सकता है क्रेडिट मैनेज में करते करते हमें ऑपरेशनल इतना फेस करना पड़ जाए कि क्रेडिट का बेड़ा गर्क भी हो जाए, ऑपरेशनल का भी बेड़ा गर्क हो जाए। कोशिश करें सभी रिस्क को प्रॉपर्ली साथ लेके चलें। अंडरस्टैंड बेटा? ये कैसे मैनेज करेंगे इसको हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकली प्रूव करेंगे आगे जाके कि अगर आप रिस्क डीकंपोजिशन करेंगे तो ये रिस्क फेस करना पड़ेगा, अगर रिस्क एग्रीगेशन करेंगे तो आपको ये रिस्क फेस करना पड़ेगा। जी, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? जी बेटा, यहाँ तक प्रॉब्लम? एनीवन? नो सर। ओके, इसके बाद इसकी मैं साथ ही आपके यहाँ बुक ओपन करता हूँ आपकी, इसमें चैप्टर नंबर 1 आपके सामने ये मैं ओपन करता हूँ। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स आपके सामने आएंगे, इन न्यूमेरिकल्स को देखें वन बाय वन, साथ में इसको पढ़े और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो साथ साथ मेरे से डिस्कस करें। अभी पहले 1-1 पढ़े, 1-2 शो हो रहे हैं आपको?
जी सर, शो हो रहे हैं। होने शो, इसको आप रीड करें एक दफा, और इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से भी डिस्कस करें, देन फिर वी विल मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक दैट इज वोलेटिलिटी। उसका मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा और फिर हम साथ ही इसको अपनी असाइनमेंट क्वेश्चंस की तरफ भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपने कहा था कि वो सोल्व हो जाएगा, लेकिन सर हमने वो सोल्व करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं हमसे सोल्व हुआ। बाकी इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन जो आपने बताए थे आवाज वो नहीं आ सोल्व रही हो बेटा, गए थे। वंस अगेन आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, पहले सही आ रही थी। सर मैं कह रही हूँ कि जो इस चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, उसके सारे क्वेश्चन जो आपने बताए थे वो हमने सोल्व कर लिए थे, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 नहीं सोल्व हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व नहीं हुआ था, 1-3? जी सर। यस सर। ओके, उसने बोला फॉर, मैं इसको रीड करता हूं आपके लिए, फॉर द टू इन्वेस्टमेंट कंसीडर इन फिगर 1-2 एंड टेबल 1-2, व्हाट आर द अल्टरनेटिव रिस्क रिटर्न कॉम्बिनेशन इफ द कोरिलेशन इज 0.3, 1 एंड -1। अच्छा, अब उसने बोला फिग 1-2 देखनी है आपने, अगर आप, मैं चले आपके लिए मैं यहीं पे ओपन कर देता हूं। अब आपने इस डेटा को जरा गौर से देखना है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूं कि आपने क्या करना है। जी सर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। ये आपके पास टेबल 1-2 है। इस टेबल के नीचे बेटा सिर्फ डेटा आपने पहले पढ़ना है। द एक्सपेक्टेड, ये मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूं, दिस वन, द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स आर 10% एंड 15%। आपके पास μ1 हो गया 10% और μ2 हो गया 15%। ठीक हो गया? जी सर। Standard deviation of returns are 16% and 24%. Standard deviation 1 हो गया 16%, standard deviation 2 हो गया 24%. And the correlation between the return is 0.2. इसको छोड़ दें, जो लास्ट लाइन लिखी ना, the correlation between return is 0.2, इसको आपने बेटा छोड़ देना। इसकी correlation के लिए उसने आपको क्या दिया हुआ है? उसने correlation के लिए आपको 3 correlation दिए थे उस क्वेश्चन के अंदर, 0.3, -1, 0.1, जो भी उसने दिया था। अब ये टेबल आपके पास है, ये W1, W2, ये दोनों लाइनें बेटा आपने ऐसे लिखनी है। ये तो लिखा है 0.1, 0.2, 0.8, 0.4, 0.6, ये आपने ऐसे लेने हैं। फर्क क्या होगा? अब आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है सबसे पहले पोर्टफोलियो रिटर्न का। पोर्टफोलियो रिटर्न का फार्मूला क्या होता है बेटा? μ1 आपका W1 μ1 प्लस W2 μ2। ठीक हो गया? रिटर्न्स तो आपके यही आ जाएंगे। फर्क सिर्फ किसके ऊपर पड़ेगा? आपके स्टैंडर्ड डेविएशन पर पड़ेगा। ये टेबल बेटा आपने, ये जो आखिरी लाइन रो है ना, ये रो आपकी चेंज होगी, क्योंकि रिस्क रिटर्न के लिए जो वेट्स हैं वो यही रहेंगे जो आपके सामने बने हुए हैं। फर्क सिर्फ किस पे पड़ेगा? रिस्क के ऊपर। यहाँ उसने कोरिलेशन यूज किया है 0.2, आपने